अस्सलाम वालेकुम। दी बॉस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महानूर अली। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, दी बॉस में हम आपको मिलवाते हैं उन ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज से जो रोल मॉडल होते हैं। हमारी आज की शख्सियत भी उन्हीं में से एक है। और बहुत कम लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ही इदारे के साथ बहुत अरसे तक मुंसलिक रहें और अपनी खिदमात अंजाम दें। अगर मैं नाम लूँ एंग्रो का तो रुहेल मोहम्मद का नाम आपके जहन में फ़ौरन आएगा। लेकिन आप सही पहचाने, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रुहेल मोहम्मद, CEO एंग्रो फर्टिलाइजर। अस्सलाम वालेकुम रुहेल साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच रुहेल साहब, आप इस वक्त आपने इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी और आगे हम आपके बारे में ना सिर्फ जानेंगे बल्कि वो इंटरेस्टिंग बातें आपसे जानेंगे जो आप शायद किसी को अभी नहीं बताते हो या छुपाते हो। पहले तो रुहेल साहब, आपसे यही जानना चाहूँगी कि रुहेल मोहम्मद को अगर आप 2 लफ्ज़ों में बयान करें तो वो क्या होंगे 2 अल्फाज? मेरे ख्याल में सॉफ्ट एंड रिजर्व्ड जो है मैं अपने आप को डिस्क्राइब करूँगा। गुड, ये तो बहुत अच्छी आपने बात की। अच्छा रुहेल साहब, प्रोग्राम से पहले तो मैंने आपसे बैठ के काफ़ी बातें की हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन क्योंकि इस प्रोग्राम को बहुत देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं जो भी हमारा गेस्ट होता है उसकी लाइफ के बारे में, तो हमारे शो के 4 पार्ट होते हैं जिसमें हम नंबर 1 होता है बचपन, फिर आपकी जवानी, एंड 3rd वन इज़ मैरिड लाइफ, एंड द 4th वन आपकी बॉसी लाइफ जो अभी तक आपकी है, बेहतरीन कामयाब बॉस की हैसियत से। तो पहले हिस्से को हम शुरू करते हैं आपसे। पहले हिस्से में चलेंगे जहाँ पे बचपन की बात होगी। आपका ब्रॉटअप कहाँ पे हुआ, बचपन में आप कैसे थे, पहले ब्रॉटअप का बताइए। जी, मेरी बर्थ तो इंडिया की है, बॉम्बे की, लेकिन मेरी फैमिली माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, कराची। मैं बहुत छोटा था, 5 साल का ही था। तो सारी स्कूलिंग मैंने की है सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल से, जहाँ पे O लेवल्स भी किया, फिर मैंने A लेवल्स भी किया। बहुत अच्छी लाइफ थी, आई थिंक बड़ी केयर फ्री। क्रिकेट बहुत खेलते थे, स्काउट्स में था मैं, तो बड़ी कैंपिंग वगैरह भी काफ़ी की। तो इस तरह से बहुत फन लाइफ थी और बड़ी सिंपल लाइफ थी। अगर मैं आज कंपेयर करूँ अपने बच्चों से, तो हम स्कूल की बस में आते थे, कभी ट्यूशन अगर जाना हो तो पैदल चले गए, कभी मिनी बस में बैठ गए, या कभी वीकेंड पे दोस्तों के साथ ही होता था कि साइकिलिंग करते थे। तो आई थिंक बहुत अच्छी लाइफ गुजरी है उस बचपन के, एटलीस्ट O लेवल। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है रुहेल साहब इस वक्त आपको देखते हुए कि जब आपने अपने बचपन का जिक्र शुरू किया है, और यकीनन नाजरीन भी इस वक्त देख रहे होंगे कि आपके चेहरे पे जो एक मुस्कुराहट है और उसको याद करने की जब आप कोशिश करें तो एक वाकई बचपन हर एक का बहुत अच्छा होता है। और बचपन से मुंसलिक बहुत सी ऐसी बातें भी होती हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ कि शरारत, तो कोई ऐसी शरारत जो आप अभी भी याद करते हो स्कूल में या घर में या दोस्तों में जो आपने की हो, जो अभी भी आप जब सोचते हो यार ये मैंने की तो अब करूँ तो कैसा लगे, कितना मज़ा आए, दोबारा कर सकता हूँ या नहीं, ऐसा है कुछ? हाँ, मुझे याद है हम एक टाइम पर स्काउट्स में थे और मैं बहुत छोटा था, आई थिंक आई मस्ट बी 10 या 11 ईयर्स ओल्ड या व्हाटएवर। तो हम स्कूल के अंदर ही कैंप कर रहे थे, मतलब ओवरनाइट। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि जी, और पेरेंट्स से अप्रूवल लेनी पड़ती है कि जी आप कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे। तो हमने कहा जी स्कूल में रहेंगे तो वो सिक्योर एनवायरनमेंट है, गेट वेट भी है। तो थोड़े से एल्डर्स ने प्रोग्राम बनाया कि चले रात को मूवी देखने चलते हैं। तो उस ज़माने में 9 बजे का शो होता था, या पता नहीं कौन सी बैम्बिनो था या निशात या जो, तो वो बड़े छुप के हम जो है ना वो रात को मूवी देखने गए, फिर वापस आके कुछ चाय शाय ये वो। तो उस जमाने में ये भी बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी बहुत, कि वो पेरेंट्स को बताए बगैर आप एक लेट नाइट मूवी में चले गए। तो इस तरह की चीजें हमने काफी की हैं। तो अभी भी दिल चाहता है इस तरह मूवी देखने जाएं, और खैर अब तो खैर खुद जा सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। बिल्कुल जी, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट जो प्रोग्राम बनते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। तो रुहेल साहब, ये तो चलें, बहुत वाकई आपने इंटरेस्टिंग बात बताई कि इस तरह की चीज़ें, बातें जो बचपन में आप पेरेंट्स के सामने नहीं कर सकते, उनसे छुप के करें तो वो एक शरारत ही है और उसे आप एंजॉय भी करते हैं। मगर कोई ऐसी बात या शरारत जो आपने की हो और आप आज सोचते हो कि नहीं, अगर मैं ये ना करता तो अच्छा ही होता, इसकी वजह से ये चीज़ हो गई? सच तो क्या कहते हैं हम, ऐसे तो कोई ऐसी डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन हम जैसे कैंपिंग वगैरह जाते थे तो हम अयूबिया में जाके 2 हफ्ते 3 हफ्ते रह गए और बहुत सारी चीज़ें करते थे जो शायद थोड़ी डेंजरस होती थी, मतलब आप जैसे क्लाइंबिंग कर रहे हैं या व्हाटएवर। तो उस तरह की चीज़ है कि मे बी इन हाइंडसाइट वो थोड़ा डेंजरस था, आपको चोट लग सकती थी या पता नहीं, उससे
बट उससे ज़्यादा ऐसी कोई इतनी ज़्यादा शरारत वाली चीज़ भी नहीं थी जिस पे कोई अफसोस हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं। गुड। अच्छा रुहेल साहब, जिस तरह अभी आपने कहा शरारत तो चलें हर बच्चे में होती है, और आपने कहा भी कि आप मानते हैं कि इस तरह की छोटी मोटी शरारत करते थे। एक और चीज़ बच्चों के लिए बड़ी काउंट की जाती है, अब भी खैर इसको काउंट किया जाता है कि ये पूछा जाए कि बचपन में आप पढ़ाई में कैसे थे, पढ़ाकू थे या बस एवरेज थे कि बस पढ़ लिया, हाँ भाई पास हो जाएंगे, ठीक है काफ़ी है, इतना है? हाँ, मेरे एक्चुअली थोड़ा मिक्स था। कुछ सब्जेक्ट्स मेरे मेरा क्वांटिटेटिव साइड जो नंबर्स वगैरह हैं, मैथमेटिक्स, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था। तो जो सब्जेक्ट जबरदस्त, ये स्ट्रॉन्ग हो तो फिर सब में आप क्लियर तो इस तरह की चीज़ें जैसे फिजिक्स है या मैथमेटिक्स वगैरह है, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेरे अच्छे होते थे और उसमें फिर एफर्ट भी कम लगानी पड़ती थी। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स जैसे हैं मसलन आर्ट हो गया या लैंग्वेज या लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, जो मुझे नेचुरली बिल्कुल नहीं आता था, उसमें मेरे बड़े कम नंबर होते थे। सो फिर जैसे आप आगे चलते जाते हैं, आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं तो स्पेशलाइज आप उसी एरिया में करते हैं जिसकी आपकी स्ट्रेंथ होती है। तो मिडिल स्कूल तक तो मेरे एवरेज नंबर कह लें, क्योंकि वो कुछ चीज़ों में अच्छे थे, कुछ चीज़ों में अच्छे नहीं थे। बट जैसे हम स्पेशलाइज करते गए तो फिर ऑब्वियसली थोड़ी सी रिजल्ट्स में भी इम्प्रूवमेंट आती गई, बिकॉज आप उसी चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं जिसमें आप अच्छे हैं। सही। अच्छा, लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आता है, पढ़ तो आप रहे होते हैं, जाहिर बात है, जब आप जैसे थोड़े से बड़े होते हैं, आप स्कूल गोइंग हो जाते हैं और पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है बस हमारा बच्चा पढ़ जाए। मगर इससे भी आप यकीनन इत्तेफाक करेंगे रुहेल साहब कि पेरेंट्स की एक और भी बहुत बुरी आदत कहीं अच्छी आदत हो कि वो एक टारगेट सेट कर लेते हैं अपने बच्चों के लिए कि भाई हमारा बच्चा जो है बड़े होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या एक्सेट्रा। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे वालिद चाहते थे कि डॉक्टर बनूं, लेकिन आज मैं एंकर बन के बैठ गई क्योंकि मुझे नहीं था शौक। आपके साथ ऐसा था कि आपने अपने टारगेट खुद फिक्स किए या आपके पेरेंट्स ने? नहीं, आई थिंक मेरे पेरेंट्स बड़े अंडरस्टैंडिंग थे और इस तरह ब्रॉड माइंडेड भी थे कि कभी उन्होंने प्रेशर नहीं दिया कि आप ये करें या वो करें। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि अब ज़्यादा हम हो गए हैं। फॉर एग्जांपल मेरी बेटी पढ़ रही है आर्ट, दूसरी नंबर की, राइट, वो आर्ट एज अ करियर बनाना चाहती है। तो शायद अगर मैं आर्ट एज अ करियर बनाना चाहता हूँ तो शायद मेरे ना करते, लेकिन विद इन द एक्सेप्टेबल रेंजेस कि आप इंजीनियर हैं या अकाउंटेंट हैं या डॉक्टर हैं या बिजनेस साइड पे जाना चाहते हैं, उसमें उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि नहीं आपने यही प्रोफेशन करना है। उसमें हमें खुली छूट दी थी कि आपने जो करना है करें। और इनफैक्ट हम काफ़ी हद तक, मुझे अभी मैं देखता हूँ कि हमें अपने पेरेंट्स बच्चों को काफ़ी गाइड करना पड़ता है। अच्छा ये देख लो, ये इलेक्टिव लेना है, ये सब्जेक्ट है, ये स्कूल अच्छा अप्लाई किया नहीं किया, टेस्ट की तैयारी की। वो उस ज़माने में एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स तो प्रेशर नहीं डालते थे। खुद आप मतलब शुरू में ऑब्वियसली क्लास 6-7 जब छोटे हो तब तक तो करते थे, उसके बाद जो है वो फिर एंड रिजल्ट ही देखते थे। ये बीच में नहीं पूछते थे कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है या कुछ, वो आपको खुद ही सेल्फ मैनेज करना पड़ता है। सही। रुहेल साहब, अभी तक तो आपसे आपकी बचपन की बात ही हो रही है और अभी चलेगी मज़ीद ये बात। मैं जानना चाहूँगी बहन भाई आप कितने हैं और आपका नंबर कौन सा, और क्या कहेंगे कि बचपन बहन भाइयों के साथ कैसा गुजरा? जी, मैं एल्डेस्ट हूँ, हम 3 सिबलिंग्स हैं। Good. मेरी 2 छोटी बहनें, एक बहन यहाँ कराची में और एक की शादी 92 में हुई तो US चली गई थी तो वहीं रहती है। तो बचपन अच्छा गुजरा हमारा। कुछ हमारे ये थे और फिर हमारे 1-2 क्लोज कजन्स हैं तो काफ़ी मिलना जुलना ये वो अच्छा फन तरीके से गुजर गया। आपने जैसे जिक्र किया क्लोज कजन, तो क्या जॉइंट फैमिली रहते थे आप लोग? नहीं, मेरी जैसे फूफी थी, वो उनके भी एक बेटा एक बेटी थे, उनसे काफ़ी क्लोजनेस थी। तो बचपन में हम काफ़ी खेलना वेलना साथ थे, फैमिली साथ ही रहती थी बट मिलना जुलना बहुत होता था। सही। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपकी 2 बहनें और आप सबसे बड़े, तो बड़े होने के नाते और सबसे बड़ी बात भाई, एक भाई, 2 बहनों का एक भाई, एक तो चहीता और दूसरे ये कि बड़ा, तो कितना रौब था बहनों पे? थोड़ा बहुत ही था, डांटते थे उन्हें? थोड़ा बहुत डांटते थे, बट ये कि मेरे पेरेंट्स तो थे ना उस वक्त, मतलब अगर सिर्फ भाई को कंट्रोल करना हो या कुछ तो वो ज़्यादा जिम्मेदारी होती थी। बट मेरे फादर मदर भी थे साथ, तो वो ज़्यादातर वही। लेकिन देखने में आता है जब एक भाई और 2 बहनें हों और फिर तो ये होता है कि भाई का ज़्यादा लाड उठाए जा रहे होते हैं और नखरे। नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ, तो पेरेंट्स में कौन सबसे ज़्यादा आपके क्लोज रहे? पेरेंट्स में क्या कहते थे एक्चुअली सबसे ज़्यादा शुरू में तो मेरी एक्चुअली जो ग्रैंड मदर थी मेरे फादर की, वो ऑब्वियसली आई वाज द फर्स्ट बॉर्न, तो ज़्यादा बात है वो मुझे ज़्यादा फेवर करती थी वर्सेस माय सिस्टर्स।
बट व्हेन शी पास्ड अवे तो उसके बाद फादर मदर दोनों ही क्लोज थे और करते थे दोनों। डांट किससे पड़ती थी आपको ज़्यादा? डांट फादर से पड़ती। मदर तो कभी नहीं। किन बातों पे ज़्यादा डांट पड़ती थी? मतलब ये नहीं, मतलब ये कि जनरली अगर आप उनकी बात ना माने, कोई छोटी भी बात हो, कोई बात ना माने तो वो डांट पड़ती थी। बचपन जिस तरह अभी आपने शुरू में जिक्र किया कि आज भी याद करते हैं तो अच्छा लगता है, और वो आज के अपने आप बच्चों का देखें और अपना देखें तो वो बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल, तो उसमें अगर आप देखें कि डिफरेंट है तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं मिस करते हैं कि ये चीज़ अभी होनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ ना, जो फ्रीडम है ना, मैं आपको बताऊँ, जैसे आज भी हमारे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो हमें ज़रा सा डर लगता है स्कूल जाएंगे, किस तरह से उसको गाड़ी हो, डर लगता है कि बिकॉज सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से जो है ना ज़्यादा है। तो उस ज़माने में जो है वो बिल्कुल फ्री। वैसे वाकई ये सिक्योरिटी वाली चीज़ें नहीं बहुत ज़्यादा है जी। और दूसरी एस्पेक्ट जो है ना, इस वक्त जो है लाइफ बड़ी कम्पिटिटिव हो गई। सच्ची बात है, हम तो हंसी मजाक में पढ़ भी लिए, अच्छी जॉब भी मिल गई, तरक्की भी कर ली। आज मैं बच्चों को देखता हूँ तो इतनी कम्पिटिटिवनेस है कि जी अच्छा जी मैंने वो करना है तो मैं आज से ये तैयारी करूँ, तो वो ये डिग्री होगी तो फिर मैं यहाँ इंटर्नशिप करूँ, तो बहुत इस तरह की प्लानिंग बड़ी कम्पिटिटिव है। साहब हंसी मजाक में आपने बिल्कुल सही कहा कि पढ़ भी लिया, जॉब भी कर ली, और क्या कहते हैं अपनी फैमिली को भी लेके चल रहे हैं और बहुत अच्छा सा लेके चल रहे हैं। ये अब इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो गया? कौन सी ऐसी चीज़ें जिसे हमने पीछे छोड़ दिया है या किसे हमें फोकस रखना चाहिए, मैं आपसे जानूंगी। लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बॉस और मैं हूं महानूर अली। मेरे साथ हैं रुहेल मोहम्मद साहब, उनसे बात हो रही है। रुहेल साहब, ब्रेक से पहले मैं बात करी थी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। मुझे पता नहीं क्यों दिल चाह रहा है कि आपकी जो बातें हैं उससे हम जब सुने तो हमें इस बात का एहसास हो कि हम किस चीज़ को पीछे छोड़ गए हैं, जिसे हमें दोबारा कोशिश करें। अगर अपना नहीं सकते तो कम से कम उसका लिए गौर ज़रूर करें। तो ऐसी क्या बात थी कि हम हंसते हंसते में पढ़ लिख भी जाते थे, हम केयर फ्री लाइफ भी थी हमारी, हम किसी सिक्योरिटी का लफ्ज़ तो हमें शायद आता भी नहीं था। एक्चुअली देखें, जो खुद ही सब कुछ पैदा कर दिया। कुछ मेरे ख्याल में एक्सटर्नल है, जैसे अब सिक्योरिटी तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जो चीज़ें हालात हो गई हैं तो आदमी को ख्याल रखना पड़ता है। दूसरा कंपेटिटिवनेस है, एज ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, ज़्यादा लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, स्पेशलाइज कर रहे हैं, तो जॉब्स वगैरह के लिए ज़ाहिर बात है ज़्यादा कंपटीशन है, और उसकी वजह से थोड़े से बिहेवियर भी लोगों के चेंज हो जाते हैं ना, बड़े कि अच्छा जी मैंने आगे जाना है उसने नहीं जाना, तो थोड़ी सेल्फिशनेस भी आ जाती है। सही। तो ये तो एक्सटर्नल चीज़ें जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे फैमिली वैल्यूज़ हैं, वो भी थोड़ा बहुत हमें ख्याल हम पीछे छोड़ गए। पहले हम आराम बसते, आप किसी के घर जाना होता आप चले जाते थे, अब तो पहले फ़ोन करके अब पूछें आप हैं, अच्छा परसों आ जाए हम, ये आपने सही बात की। ये भी चेंज आया है बहुत बड़ा। पहले नहीं होता था कि कॉल करके कि हम आ रहे हैं या क्या, पहले चले जाते थे, नोक किया आपने जाके और बिल्कुल बस आ गए सब मिलने आप इस तरह से। बिल्कुल ये तो आप बड़ी लाइफ की तेज भी हो गई है और लोगों की। वैसे अभी है आप कभी सोचते हैं कि इस तरह आपसे मिलने आए आपके रिलेटिव्स या आप जाएं, या बिल्कुल खत्म ही हो गया? वाकई नहीं जाते हैं, बट ये कि थोड़ा सा पूछना पड़ता है अगर हाँ बिल्कुल सही बात करें। वाकई इसे तो मैं भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, आपसे एग्री करूँगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके दूसरे पार्ट को मैं अभी लेके नहीं आऊँगी, लेकिन बचपन या जवानी की अगर हम बात करें उसमें हर एक का कोई ना कोई आइडियल होता है, और आइडियल इस लिहाज से कहूँगी कि आपके फादर भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई हो सकता है, या आपके कोई भी आपके करीबी। तो आपका एक साथ ऐसा रहा, कोई आइडियल था आपका कि आप जी आइडियल तो मेरे उस स्टेज पे बचपन में बिल्कुल नहीं रहा, बट जैसे जैसे मैं कॉलेज साइड पे था या वो था, उस वक्त मेरे एक दो अंकल थे जो काफ़ी मुझसे क्लोज भी थे, गाइड भी करते थे, और उनसे मेरा काफ़ी बिफोर वाइल स्टडिंग ऑल्सो उनसे काफ़ी रब्ता रहता था, तो गाइड करते रहते थे। तो मैं उनसे बड़े इम्प्रेस था, बड़े वो शार्प माइंडेड और बड़े इनिशिएटिव लेने वाले, और इस तरह यू वांट के इस तरह के से थोड़ा वो करें, एम्यूलेट करें, थोड़ा सा इम्प्रेस हो, तो वो थे। उसके बाद जब मैं काम करना शुरू हुआ तो फिर जब मैं एंग्रो में आया था तब हमें एक CEO होते थे हमारे असद उमर साहब, तो वही मुझे लेकर आए थे एंग्रो में। तो ऑब्वियसली वो हम काफ़ी हमारे एक तरह से रोल मॉडल कह लें,
गाइड करते थे और काफ़ी अच्छे लीडर थे। सो ये 2-3 लोग रहे हैं हमारी ज़िंदगी में। अच्छा, कितना अच्छा लगता है किसी को रोल मॉडल रख के आप खुद रोल मॉडल बन जाएं। आज आप जब मेरे साथ बैठे हैं तो मैंने स्टार्ट में यही जिक्र किया है कि आप भी उन्हीं में से एक हैं। इस पर मैं आपकी फीलिंग्स पूछूंगी, लेकिन ये जानना चाहूँगी, स्कूल तो मैंने आपका पूछा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कहाँ आपका रहा है? वो भी कराची में? जी, कराची में रहा। मैंने ए लेवल्स भी वहीं सेंट पैट्रिक से किया था। उसके बाद मैं चला गया था IBA में। IBA में से मैंने BBA किया, फिर MBA किया, एंड देन आई स्टार्टेड माई जॉब। और ड्यूरिंग द जॉब ही मैंने एक और क्वालिफिकेशन की थी, CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। वो ड्यूरिंग वर्क ही की थी मैंने, बट स्कूलिंग और कॉलेज IBA तक किया था जी कराची। रुएल साहब, आपने जिक्र कर दिया अपनी जॉब का, तो इंसान पहली जॉब कहते हैं, पहला इश्क, अभी सवाल सुन लें पूरा, फौरन जवाब नहीं चाहिए आपसे, कभी नहीं भूलता, आपके साथ क्या रहा? हाँ, एक्चुअली यही था कि मैं एक्चुअली ग्रेजुएट से 2-3 महीने पहले ही, जो मैं मेरे अंकल का बता रहा था जो मुझे काफ़ी गाइड करते थे, तो उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया जी आप ग्रेजुएट कर रहे हैं उस महीने में, तो आप यू हैव टू कम एंड वर्क फॉर मी। तो वैसे ही मैं उनसे इम्प्रेस भी था और उनसे, और तो आई एक्सेप्टेड विदाउट। क्या फीलिंग्स थी उस वक्त जब आप अभी पढ़ भी रहे हैं और एकदम से आपको ऑफर भी आ गया? बहुत ही एक्साइटेड, क्योंकि जाहिर बात है जॉब मिलना है जिनसे आप इतना इम्प्रेस हैं। जी बिल्कुल। तो आपने क्या दिल में कहा हुर्रे या लाइक? हाँ बिल्कुल, बहुत एक्साइटमेंट थी कि जी जॉब है और पहली बार आप खुद पैसे कमा रहे होंगे, तो ऑब्वियसली उसकी एक्साइटमेंट और ही होती है। तो उस ज़माने में मुझे याद है मेरी तनख्वाह होती थी 6,000 रुपये। फर्स्ट आपकी जो सैलरी थी वो 1986 में। तो और उस वक्त जो MBA ग्रेजुएट होते थे वो शायद 3,500-4 हज़ार रुपये लेते थे। तो उस ज़माने में आप समझें कि 50% मोर देन द मार्केट होता था, मतलब ऑल्दो अमाउंट तो आपको कम लग रहा है, तो उसकी भी बड़ी एक्साइटमेंट थी कि जी देखें जी। अच्छा रुएल साहब, जिस तरह आपने फर्स्ट सैलरी का जिक्र किया, इसकी भी एक अलग ही फील आती है ना जब आपके हाथ में आपके पैसे हों। क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट जॉब की थी तो मेरे साथ भी ऐसा रहा कि जब मुझे इतने सारे मेरे हाथ में कभी नोट नहीं आए थे, अब्बू ने कभी नहीं पकड़ाए थे इस तरह। जिस तरह आप जब जॉब करते हो आपको मिलते हैं, वो अलग ही आपकी फीलिंग्स होती हैं। आपके पास जब 6,000 आए, पहले से सोच लिया था, अब ये जाहिर बात है आपको पता होगा ये मेरी 6,000 वाली जॉब है, आएगी तो मैं ये करूँगा, क्या किया उसे? किसको, अबू को जाके दिए, अम्मी को, या खुद ही कहा कि आओ बस पार्टी करें फ्रेंड्स में? नहीं, मेरी मदर ने पहले से ही कहा हुआ था कि जी हमें, क्योंकि घर तो चल ही रहा होता है, तो हमारी गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो गई थी उस ज़माने में, तो मेरी मदर ने कहा कि भाई आप ऐसा करो कि इसके अगेंस्ट एक कोई लोन ले लो और इसी से ना 1-1.5 साल में 6,000 रुपये के किस्त करके हम गाड़ी ले लेते हैं। तो पहली जो तनख्वाह एक तरह से समझ लें कि गाड़ी की तरफ चले गए, 1 साल पहले साल की तनख्वाह समझ लें आप, तो हमने एक गाड़ी ले ली थी दूसरी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी साइड पे चली गई, आपको इससे एक फ़ायदा ही हुआ आगे जाके। मैरिड लाइफ पे आ जाते हैं आपके। मैं अभी आपकी मिसेज से भी मिलूंगी, उनसे भी बात करूंगी, लेकिन आपसे जानना पहले ज़रूरी है कि पहली जॉब के बाद ही आपकी फ़ौरन शादी हो गई थी या कुछ अरसे बाद? और शादी जो थी आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? नहीं, मेरी शादी हुई थी ऑलमोस्ट 5-6 साल बाद आफ्टर आई स्टार्टेड वर्किंग। मेरी आई थिंक मैंने काम स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 23 और मेरी शादी हुई थी व्हेन आई वाज 29, तो 6 साल बाद हुई थी। इनफैक्ट उसके दौरान मैं कराची के अलावा फिर दुबई में और जिनीवा में काम करके वापस भी आ चुका था 6 साल, तो उसके बाद ही हुई थी। सेमी अरेंज ही कह लें, बिल्कुल अरेंज तो नहीं, इन द सेंस कि हमारे पेरेंट्स इंट्रोडक्शन करा देते थे, फिर हम मिलते थे 2-4 दफ़ा, अगर कोई चीज़ क्लिक हो गई तो फिर आगे चलती थी। ना लव मैरिज भी नहीं कह सकते क्योंकि इंट्रोडक्शन भी पेरेंट्स ने कराया था, तो सेमी अरेंज कह लें इस तरह से। सही। कैसी हैं आपकी मिसेज, कैसी लाइफ पार्टनर साबित हुई आप? जी बहुत अच्छी। इनफैक्ट आपने मुझसे पहले सवाल पूछा था मेरी पर्सनालिटी का, तो हम टोटली ऑपोजिट हैं। वो मैं थोड़ा सा क्वाइट और रिजर्व थोड़ा सा हूँ और वो वैसी जोवियल और फन लविंग और एक्साइटमेंट है, तो हम एक दूसरे को बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को जल बड़ा अच्छा करते हैं। सही। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि टोटली ऑपोजिट होना, और ये जिस तरह आपने बताया आप इतने सीरियस थे और इतने ही आप समझते हैं इस तरह ज़्यादा अच्छी बैलेंस लाइफ गुजरती है, या दोनों एक जैसे हो तो फिर तो बोर ही हो जाएंगे ना एक जैसे? हाँ, एक ही जैसे देखिए ना, अगर उसकी पर्सनालिटी भी और उनके जो उसकी जो प्रोफेशन भी है, वो शी इज़ अ स्कूल टीचर, छोटे बच्चों को पढ़ाती है। मैं आपसे पूछने वाली थी कि वो भी कोई, हाँ, तो अगर इसी किस्म का अगर बैकग्राउंड होता जैसे मेरा होता, तो जो दफ्तर में बात कर रहे होते हैं हम घर पे भी वही बात कर रहे होते हैं, तो एटलीस्ट घर पे हम डिफरेंट किस्म की बातें कर रहे होते हैं। मैं अगर अपनी कोई चीज़ बात बताऊं, उनके लिए कोई नई चीज़ होती है, अगर वो अपने
जॉब की कोई बात बताती हैं तो कोई नई चीज़ होती है मेरे लिए। आप अगर सीरियस मूड में होते भी होंगे तो वो उसको सीरियस नहीं रहने देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा आज तक आपको लगता है कि वो बहुत, जब आप सीरियस होते हो तो आपको किस तरह आपका मूड वो ठीक करती है? नहीं, इन द सेंस के वो नहीं कुछ एक्साइटमेंट के चलें, क्या बैठे यहाँ पे, चलें कोई ड्राइव पे चलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, जैसे मूवी को चेंज, बिल्कुल। और माहौल को अल्लाह गुल्ला, बेटियां भी साथ होती हैं तो मस्ती मजाक चलता रहता है। कितनी बेटियां हैं, बच्चे कितने हैं आपके? मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह। तो एक जो है वो पढ़ के आ गई है वापस, तो उसने भी अभी जॉब शुरू किया है, दूसरी अभी गई है कॉलेज बाहर पढ़ने के लिए, और तीसरी अभी स्कूल गोइंग। माशाल्लाह 3 बेटियां हैं। और एक आपकी बेगम, 4 खवातीन के दरमियान में जब आप बैठते हैं तो किसकी ज़्यादा सुनी जाती है, आपकी या वो चारों अपनी बात आपसे मनवा लेती हैं? वो तो मनवा लेती हैं जी, बेटियां तो बड़ी स्पेशल होती हैं, तो कुछ ना कुछ तरीके से तो मनवा ही लेती हैं जो अपनी बातें। लेकिन अच्छी, आई थिंक बेटियां जो हैं वो काफ़ी केयरिंग ज़्यादा होती हैं। कहते हैं कि बाप के लिए बेटियां जो है ज़्यादा केयरिंग, बहुत केयरिंग होती हैं, और उनके साथ मज़ा भी आता है। और नंबर भी फिर आप ही ले जाते होंगे अपनी मिसेस के सामने, जब पूछें कि आपकी अम्मी ज़्यादा अजीज़ हैं या वो ये कहती हैं, और जाहिर बात है बात भी मेरी ज़्यादा मानती है। उनकी आलिया इज़ मोर लाइक अ फ्रेंड टू देम, उनके साथ घुल मिल जाते हैं, कपड़े डिस्कस हो रहे हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। अच्छा, आप भी इतने ही फ्रेंडली रहते होंगे यकीनन, क्योंकि मैंने देखा है कि जब बेटियों का जो बाप होता है वो अपनी बेटियों के साथ उसी तरह फ्रेंडली होता है जिस तरह उनकी माँ होती है। ऐसा है? हाँ, नहीं, हमारा रिलेशनशिप बहुत ही ओपन है, लेकिन मेरी उनके साथ इतनी जो डिस्कशन जो उनके शौक हैं, जैसे नॉर्मली लेडीज के होते हैं कपड़े और ड्रेसिंग आप, वो तो नहीं होती है मुझसे, बट हम बहुत ओपन है। कभी आप इंटरेस्ट नहीं लेते कि चलो भाई शॉपिंग करके दिखाओ कौन से ड्रेसेस हैं या क्या पसंद है या नहीं, ये कलर ज्यादा वो मुझे जबरदस्ती दिखा देती है। अच्छा, लेकिन मुझे तो खैर इतना शौक कम है उस पर, लेकिन बट ओपन है बहुत हमारा। घर में किसकी ज्यादा चलती है? घर में खैर अगर एंड में मैं उनकी बात अकोमोडेट करता हूँ, बट फिर एंड में अगर कोई चीज़ फंस जाए तो फिर मेरी बात क्योंकि अमूमन ये देखने में आता है कि कहते हैं कि बीवियों की रौब ज़्यादा होता है, उनका चलती है। आपका नहीं, कैसा? नहीं, मेरे ख्याल में जो चीज़ें हंसी वो जो साथ वो कर सकती हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि कहाँ जाना है या नहीं जाना है या कपड़े, वो फिर अपनी अम्मी आलिया के साथ कर लेती हैं। बट अगर कोई चीज़ ज़्यादा टफ डिसीजन है, मसलन था कि जी कौन से कॉलेज जाया जाए या तो नहीं, वो जॉब लेना है, बैठ के सब फैमिली जो है, सही, जो अमूमन तमाम फैमिलीज में होता है। अच्छा चलो, ये वाले तो फैसले कर लेती हैं, घर के फैसले कौन करता है? घर के फैसले आलिया ही करती है। वही करती हैं, यानी आपकी तरफ ये जो जवाब है बिल्कुल सही है कि अमूमन जो बीवियाँ होती हैं वो घर के फैसले ज़्यादा बेहतर तरीके से करती हैं। ऐसे फैसले कौन करता है जैसे आप ये डिसाइड करें कि फलां जगह जाना है या इस रिलेटिव से मिलना है, यानी ऐसा कुछ है, कुछ होता है? नहीं, मतलब हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स सबके हो गए, कुछ रिश्तेदार हैं, वो भी जानती है, मैं भी, तो वो एक तरह की बन गई है अंडरस्टैंडिंग। कुछ ईद का मौका होता है तो कुछ रिश्तेदार हैं जो क्लोज हैं या एल्डरली हैं जिनको जाके मिलना है, तो वो एक तरह उनके कुछ साइड के हैं, कुछ मेरे साइड के हैं। रुबेल साहब, घर में सबसे ज़्यादा आपको घर का कौन सा हिस्सा जो आपको दिल चाहता है कि उधर ज़्यादा बैठें, टाइम गुजारें? किचन में भी जाते हैं कभी? कभी कभार, मैं कम ही जाता हूँ, बट कभी। कुछ शौक है, कभी कुछ बनाया? नहीं, मेरी कुकिंग का। चाय बनानी आती है आपको? नहीं, चाय मैं इनफैक्ट चाय पीता भी नहीं हूँ, बट चाय पीते भी नहीं है। तो चाय मुझे नहीं आती बनाना। चलें, ये तो मैंने लाइटर मूड के सवाल पूछे, लेकिन जिस तरह आपकी लाइफ है, ऐसे भी मैं आपसे जनरल पूछ रही थी बैठी हुई जब आपसे बातें कर रही थी, ट्रैवलिंग आपकी रहती है काफ़ी ज़्यादा। जब ट्रैवलिंग रहती है और आप कहीं ऐसी जॉब करते हैं तो फिर ये भी देखने में आता है कि आप अपने घर को उस तरह से टाइम नहीं दे पाते, या ऐसे कोई ख़ास जो मौके होते हैं जिसमें आपने जाना होता है फैमिली में, तो आप पता चले कि आप तो अपनी जॉब की वजह से दूसरे शहर में, तो फैमिली को कंप्लेन होती है, खासतौर से मिसेस को भी कि जी मेरे पीरियड्स आते हैं ट्रैवल के, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, तो जब ट्रैवल ज़्यादा हो जाती है तो फिर उनको कंप्लेन होती है कि जी हम यहाँ पहुँच नहीं पाए, इनकी दावत थी या इधर शादी थी या जो भी था, तो पहुँच नहीं पाए, तो कंप्लेन तो रहती है। मैनेज कैसे करते हैं फिर? बट कोशिश कर लेते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि अब जाहिर बात है काम भी नहीं छोड़ा जा सकता, तो अगर आउट ऑफ टाउन है तो आउट ऑफ टाउन है, तो फ़ोन करके रिग्रेट कर देते हैं या कुछ किस तरह से कर लेते हैं, या कोई और मौके पे चले जाते हैं या कुछ, तो जितना हो सका उतना मैनेज कर लेते हैं जहाँ ऑप्शन होता है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं आपकी मिसेस। मतलब आप जैसे कहीं कोई अपॉइंटमेंट लेना हो इस्लामाबाद में, अगर मेरे डिस्क्रिप्शन पे किस दिन का अपॉइंटमेंट लें तो फिर हम अपॉइंटमेंट उस तरह ले लेते हैं जो सूट करता है, लेकिन अगर कोई वहाँ से कोई बुलावा आ जाए किसी दिन का तो फिर तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो
अब आपके थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ आ जाते हैं। ये तो आपकी लाइफ है ही कि आपने फैमिली को लेके चलना है, माशाल्लाह बेटियां हैं और उनके साथ जिस तरह आप हैं और जो वो फील करते हैं, एक बाप ऐसा ही फील करता है जो बेटियों का बाप होता है कि बेटियों को माँ के साथ जितनी अटैचमेंट होती है और फ्रेंडली बात कर सकती हैं, वो बाप से वो वाली बात नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। जो आप खुद भी फील करते होंगे। पर्सनल इंटरेस्ट में बात करूँगी, म्यूजिक से लगाव है आपको? अगर थोड़ा है, बहुत। किस किस्म का म्यूजिक सुनते हैं? मतलब जो ज़्यादा पॉपुलर हो, कुछ ये जैसे आजकल कुछ इंडियन गाने हैं, या आजकल मैं ज़्यादा वो सुनता हूँ, वो आतिफ असलम का जो है ताजदार हरम, वो मुझे बहुत पसंद है। रमजान की फील्ड में भी बहुत अच्छा जी, रमजान में भी है। उससे पहले भी एक बहुत अच्छा उन्होंने दादा दिया कि वो थोड़ा सूफीज़म भी है लेकिन म्यूजिकल भी है। तो इस तरह के मुझे अच्छे लगते हैं, बट बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड रखना या नहीं, कोई 2-4 पॉपुलर हो वही। अच्छा, जो जमाने के साथ चल रहे हो उनमें से जो है वो गाड़ी में सुन लिया, कभी FM रेडियो चला लिया, एक दो फोन पे होते हैं तो उस तरह से सुन लिया। करंट अफेयर से कुछ है शौक? हाँ, मैं न्यूज़ वगैरह काफ़ी फॉलो करता रहता हूँ। और ड्रामे नहीं ज़्यादा कर। ताजदार हरम आप सुनते रहते हैं, आपने कहा। जी। कोई सेंटेंस उसका आप सुना सकते हैं, गुनगुना सकते हैं? गुनगुनाते हैं सिंगिंग में कुछ याद है उसमें से? मैं पहले ही ताजदार हरम निगाहे करम, बस अब मुझे इस वक्त खैर याद नहीं आ रहा, बट उसके वर्ड्स बड़े एन्चांटिंग है। मतलब आप उसको गौर से सुनें, कोई शक नहीं। और अब तो खैर वो साबरी साहब की वजह से तो और भी ज़्यादा और आजकल हम बहुत टची भी हुए हैं क्योंकि और है भी, और जब रमज़ान का महीना हो तो उसमें वो फील आती है। रुहेल साहब, बहुत अच्छा आपने बताया था अपनी वो शरारत जो आप महसूस भी हुए और अभी भी सोचते तो आता है ख्याल के ज़बरदस्त अच्छा लगा करके ना। फिल्म अभी भी देखने जाते हैं, मूवीज़ का शौक है, सिनेमा जाते हैं? अब तो कराची में बहुत अच्छा जी बिल्कुल आ गए, अब तो ये थिएटर्स वगैरह बहुत सारे आ गए, तो मूवीज रेगुलरली देखते हैं जी। कोई भी नई आने वाली मूवीज़ का इंतजार होता है, पता होता है कि हाँ कौन सा एक्चुअली हाँ चलो चलते हैं फैमिली के? मुझे ज़्यादा थोड़े से एक्शन मूवी ज़्यादा पसंद है। मेरी वाइफ को ज़्यादा कॉमेडी या कुछ इंडियन जो पॉपुलर होते हैं वो ज़्यादा पसंद है कि नहीं? एक आध दफ़ा कोई देख ली है तो मतलब जो वाइफ को ज़्यादा शौक है तो ऑब्वियसली वो मेरे साथ देती है। तो जो ज़्यादा पसंद है और इंडियन जो आप कहें कि इसकी मूवी या एक्टर के आती है तो भाई मुझे इसकी मूवी तो ज़रूर देखनी नहीं, उस तरह से कोई पर्टिकुलर एक्टर एक्ट्रेस से नहीं है। खैर जो पूछूंगी आपकी मैसेज से जब बैठेंगे, ये ना हो कि फिर आपने बताया और तो लेकिन मूवी देखते हैं हम ज़्यादा कि मूवी अच्छी हो तो फिर जो भी एक्टर हो या व्हाटएवर। तो सही। अच्छा, एक चीज़ इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर कोई खास वो नहीं कहा कि नहीं आपने ये करना है, इसी तरह कि आप अपनी बच्चियों के लिए भी इसी तरह सोचते हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं? बिल्कुल जी, वो जो मर्जी है वो करना चाहते हैं, फुली सपोर्टिव। ताकि आजकल थोड़ा से थिंकिंग ज़माना भी चेंज हो गया ना, हर एक को जिसमें आपको इंजॉय करते हैं आप, जिसमें आपको आपकी कॉम्पिटेंस है वही चीज़ करनी चाहिए। जिस तरह आपने अभी अपनी बेटी का एग्जाम्पल दी थी कि आर्ट की तरफ उसका ध्यान है, और अगर आपके वक्त में होता तो शायद आपके पेरेंट्स ना जाने देते उस तरफ। ये हकीकत वाली बात है। आपसे मैं अभी और मज़ीद बातें करती हूँ, और ये बात जो आपने बताई है अपनी बेटियों के बारे से कि आप अपनी बिल्कुल उन पर सोच मुसलत नहीं करते, उनसे भी जानूंगी। और अभी यहाँ पे लेंगे नाज़रीन छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और रुहेल मोहम्मद साहब की फैमिली से आपको मिलवाएंगे। यहाँ लेते हैं ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। जी जनाब, ब्रेक से आगे वापस आप देख रहे हैं दी बॉस, और दी बॉस में हमारे साथ हैं रुहेल मोहम्मद साहब, CEO हैं एग्रो फर्टिलाइज़र के। इनसे काफ़ी बातें हमने जानी हैं इनके बारे में, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इनकी फैमिली हमारे साथ होगी, और फैमिली में इनकी हैं 3 बेटियां माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी सी, और मिसेस आलिया रुहेल। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। अब तो एक बार फिर से जबकि हम मिल चुके हैं, लेकिन मैंने कहा कि आपको इस तरह सलाम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। पहले मैं बात शुरू करूँगी रुहेल साहब आलिया से, कर लूँ? आलिया, पहले यही आपसे जानूँ कि रुहेल साहब जो हैं इनका कहना है कि आप दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जैसे जो इनकी शख्सियत है वो बहुत सोबर है और आप उनसे बिल्कुल डिफरेंट हैं। कितना इसमें आप कहेंगी कि दुरुस्त ये बात है, और आपने किस तरह फिर साथ निभाया एक दूसरे का, किस तरह कंप्रोमाइज़ करती हैं आप? ये थोड़े क्वाइट है, मैं ज़्यादा बातें करती हूँ एंड घूमना फिरना ये वो मुझे ज़्यादा शौक़ है। ही लाइक्स टू रिलैक्स, तो बैलेंस आउट हो जाता है दोनों चीज़ों में। इसी तरह लाइक यू नो दोनों चीज़ें हैं साथ में। तो कैसी पर्सनैलिटी हैं? बीइंग ए हस्बैंड बात करें आप तो ये किस तरह हैं?
आपके साथ, आप अपनी बात मनवाती हैं, ये अपनी बात मनवाते हैं आपसे? नहीं, ही इज़ अ वेरी गुड हस्बैंड। हाँ, मेरी बात काफ़ी मानते हैं बट मनवाते भी हैं। अच्छा, ये वैसे तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं नाज़रीन के, अपना जो आप शौहर की बात करें, हस्बैंड अच्छा वही होता है जो बात मान जाए ज़्यादा। हाँ। अच्छा, आपकी बात अच्छा है कि मान जाते हैं, तो लेकिन कभी ऐसा आपने फील किया कि ये मेरी बात इतनी मानते तो मुझे इनकी बातें भी उस तरीके से माननी चाहिए, या कहती है नहीं भाई मानते हैं तो मैं अपनी मनवाऊँ? नहीं, वी टेक इट इन आवर स्ट्राइड कि ऐसा फील नहीं होता कि मेरी बात मान रहे हैं तो मैं भी आगे से मानूं। आई मीन इट्स अ टू वे थिंग। वो भी मानते हैं, मैं भी मान लेती हूँ। मैं लाइक इसी तरह जो है लाइफ गुजार रही है। माशाल्लाह आपकी 3 बेटियां हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर और मज़ा भी आया। और ख़ास तौर से मैं इनसे ये पूछ रही थी, मेरा ख्याल है मैं अब ईमान और ज़ैनब आपकी तरफ आ जाती हूँ, बीच में हमारे रानिया भी बैठी हुई हैं। चलें ज़ैनब आपकी तरफ आ जाते हैं। मैं अभी जब बात करी थी आपके अब्बू से तो मैंने कहा कि जब ज़्यादा बेटियां हैं और फीमेल यानी कि घर में ज़्यादा हों तो रौनक भी होती है, और दूसरी ये होता है कि उनकी अलग बातें होती हैं और आपकी अलग। तो अब्बू के साथ उतनी फ्रेंडली हो जैसे कि अम्मी के साथ? It's a different relationship with both of them. Comfortable, open, and friendly with both in different ways. दोनों के साथ ही हैं। और रानिया आपके साथ क्या है? रानिया को माइक दें ताकि रानिया बता सकें। हाँ जी, दोनों के साथ फ्रेंडली हूँ, मगर अच्छा, देख क्यों रही हो? देख के बताओ ना। मगर अब्बू के साथ ज़्यादा चीज़ें करती। अब्बू के साथ ज़्यादा? अब्बू ज़्यादा अच्छे हैं कि अम्मी? ये सवाल तो पूछा जाता है ना। ये नहीं पता। अच्छा, किससे डरती हो? डरती नहीं हूँ। डरती दोनों से, किसी से नहीं हो? नहीं। ज़ैनब से डरती हो? थोड़ी सी। और ज़ैनब ऐसा क्या करती हो? ओह माय गॉड। अच्छा, ईमान की तरफ हम आ जाते हैं। ईमान, अगर मैं गलत नहीं तो आप ईमान ही है ना? ईमान, आपसे पूछेंगे कि चले रानिया तो डरती हैं, अब्बू से नहीं डरती, अम्मी से नहीं डरती, लेकिन ज़ैनब से डरती है। मैं पूछूंगी ज़ैनब ये वाली कौन सी ऐसी टिप है, मुझे ही बताओ, मुझे भी डराना है कुछ लोगों को। तो ये बताओ कि अब्बू और अम्मी जो हैं उनमें से ज़्यादा फ्रेंडली आपके साथ कौन है, और अब्बू कैसी नेचर रखते हैं कि अपनी बातें मनवाते हैं या कहते हैं नहीं जो आप चाहती हो ईमान, अगर आपने यहाँ जाना है, ये पढ़ना है, जिस तरह आपका ही है कि आर्ट आप जो है आप रखा हुआ सब्जेक्ट आपने और इस पर आप जाके पढ़ भी रही हैं बाहर, क्या कहेंगे? नहीं, अब वो बहुत ही सपोर्टिव है। जैसे मैं बोलूँ मुझे आर्ट पढ़ना है तो वो बिल्कुल अग्री कर लेते हैं जो भी मैं कहती हूँ, तो ही इज़ वेरी सपोर्टिव इस बात। वैसे कभी कहा था अब्बू ने कि नहीं चूज़ की हुई थी पहले से अम्मी अब्बू ने कोई आपके लिए लाइन के बड़े कि आपने ये अब इस तरफ जाना है, अपनी स्टडीज हर पूरी ज़िंदगी लाइक आई वाज इंटरेस्टेड इन आर्ट, तो वैसे ही उन्हें पता था कि मैं फ्यूचर में यानी अभी छोटी सी ज़िंदगी, इसने पूरी ज़िंदगी बना ली एकदम से। हाँ, तो वो उन्हें पता था कि मैं आर्ट में जाने वाली, तो ही वाज लाइक वेरी सपोर्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग। और अब्बू कैसी आपके साथ, क्या ज़्यादा फ्रेंडली कौन है, अब्बू हैं अम्मी हैं? डिफरेंट है। जैसे अब्बू बहुत मजाक मस्ती करते हैं लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और अम्मी जैसे वो भी थोड़ा सा आसानी से मान जाती है, आसानी से मान जाती हैं। लेकिन ड्रॉप किसका है, अम्मी का कि अब्बू का? दोनों का इक्वल। दोनों का इक्वल। आलिया साहिबा, एक बार फिर से आपकी तरफ आते हैं क्योंकि कुछ ऐसे सवाल हैं, मेरा ख्याल है कि मैं रैपिड फायर हमारा जो सबसे इंटरेस्टिंग राउंड है उसको स्टार्ट कर देती हूँ, और उसी में आलिया साहिबा आपसे भी सवाल होगा, और जब वो आपसे नहीं होगा लेकिन होगा इनसे, अगर ये गलत बोलेंगे आप फ़ौरन कहिएगा नहीं ऐसा नहीं था रुहेल, ये इस तरह था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। रुहेल साहब, रेडी हैं आप इसके लिए? और इतने अच्छी तरह आलिया इन्होंने जवाब दिए हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, और जिस तरह स्माइली फेस, और अब देखते हैं कि आपके साथ अच्छा जी, कुछ लोगों के नाम मैं आपसे रुहेल साहब शेयर करूंगी, जो पहला लफ्ज़ उन नाम को सुन के आपके जहन में आए आपने बोलना है। इमरान खान, क्रिकेटर। मुस्तफ़ा कमाल, लीडर। इसाक डार, फाइनेंस गुरु। डॉक्टर आसिम। डॉक्टर आसिम का मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अयान अली। अयान अली अनफॉर्चुनेट। ओके, अब ऐसा वो क्वेश्चन है जिसमें मेरा ख्याल है कि ये भी इंटरफेयर कर सकती हैं। मुंह दिखाई में आपने अपनी बेगम को क्या दिया था? जी मैंने मुझे याद नहीं। इनको याद होगा शायद। थोड़ा सा जहन पे जोर डालें। कुछ ज्वेलरी और कपड़े वगैरह और
कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है ना आलिया, ज़्यादा हो गया कपड़े वगैरह? क्या दिया था आलिया बताएंगी? चलें आपको पेंडेंट दिया था, चलें ज्वेलरी तो मांगे लेकिन कपड़े नहीं थे, प्लीज़ इसको साइड पे कर दीजिए। अच्छा, हनीमून के लिए कहाँ लेकर गए थे? हम गए थे जी सिंगापुर और मलेशिया। सही बोला। चलें इधर आप जीत गए, यानी कि सही आपने सच बोला। इनमें से किसी एक खातून के साथ अगर आपको डिनर पर जाना पड़े तो किसके साथ जाएंगे? फिरदौस आशिक अवान, शेरी मज़ारी, कंदील बलोच या शर्मिला फारूकी? शर्मिला फारूकी। अब बाद में पूछ लीजिएगा प्रोग्राम के बाद कि क्यों बोला था। अच्छा, अगर कभी आपको किसी मूवी में ऑफर हो काम करने के लिए तो किस हीरोइन के साथ काम करना पसंद करेंगे? करीना कपूर। करीना कपूर। अभी आप जबकि मुझे उस वक्त कहते मेरी कोई फेवरेट नहीं है, इसका मतलब कि आलिया की फेवरेट है ना? और फेवरेट में आपकी करीना कपूर है। एक दिन की अगर रुहेल साहब हुकूमत आपको मिले, कौन से ऐसे 2 काम हैं जो आप फ़ौरन से पहले करना चाहेंगे कि मैं कर लूँ इस मुल्क के लिए? तो जो काम है, जितनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सबको प्राइवेटाइज कर दें। ओके। और इकोनॉमिक साइड से मैं ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो मेरा इतना फील्ड नहीं है। और दूसरा जो है कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनसे टैक्स निकलवाना। हाँ, गुड। ऐसी कौन सी 2 आदतें हैं आपकी मिसेज में, आलिया में, जिसमें आप समझते हैं कि अगर ये नहीं होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, नहीं ये बहुत अच्छी है, हर चीज़ इनकी। ये आप साथ बैठे, ये रैपिड फायर में गलती हो गई, फिर साथ बिठा लिया। आलिया ऐसे कभी कहते हैं कि आलिया तुम कोई ऐसी बात, चले आप बता दें। मैं कहीं जाना होता है तो आई एम ऑलवेज लेट। ये कहते हैं 9 बजे निकलना है तो मैं 9:15 तक निकलती हूँ। सिर्फ 15 मिनट्स लेट होती हैं, लेकिन ये उनको अच्छा नहीं लगता। वो और कोई ऐसी, और इसके अलावा कोई बात सबसे ज़्यादा होता है कि आई एम नॉट रेडी ऑन टाइम। हाँ, चलें उन्होंने आपको बता दिया, लेकिन आपने इस वक्त जो बड़ा इसलिए कि भाई हो सकता है बाद में आप कहें ये क्यों बोला था। ऐसा होगा वैसे प्रोग्राम के बाद? नहीं होगा। वो देख लेंगे ना संडे को तो पता चल जाएगा। रुहेल साहब, पाकिस्तान के लिए बेहतर सियासतदान आप किसको मुंतखब करेंगे? नाम मैं आपको बताऊंगी। आसिफ जरदारी, शेख रशीद, नवाज शरीफ या अल्ताफ हुसैन? कौन इनमें सबसे बेहतर होगा? बेहतर होगा। नहीं, अगर मैं तो किसी को वोट नहीं देता इन चारों में से। इन चारों में से किसी को वोट नहीं देते? अगर मुंतखब करना भी चाहें तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप वोट ही नहीं देते इन चारों। किसको वोट देते हैं फिर? चलें ये बताएं। नहीं, लास्ट टाइम हमने पीटीआई को वोट दिया था। इमरान खान का नाम आते फिर आपके जहन में क्रिकेटर क्यों आया, चेंज क्यों नहीं आया? नहीं, वो मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें हैं जो उस वक्त हमें सबकी एस्पिरेशंस थी, तो अब थोड़ी सी हमें डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही है। तो लेकिन अब अगर आज भी अगर हो इलेक्शन तो रिलेटिवली स्पीकिंग फिर अभी भी वो मेरे ख्याल में थोड़े बेहतर ही रहेंगे। सही। अच्छा, आप कभी सोचें अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप सिर्फ एक शख्स की हेल्प कर सकते हो और वो शख्स जो हैं उनमें 3 लोगों के मैं आपसे नाम लूँगी, आपकी वाइफ, आपकी बेटी या कोई बेस्ट फ्रेंड, तो आप किसकी हेल्प करेंगे? किसकी हेल्प करेंगे? सिर्फ करनी एक की है तो किसकी करेंगे? वाइफ ही करेंगे। वाइफ की करेंगे। जबकि मैंने जब चूज़ किया था मैंने सोचा 2 ऐसे नाम होंगे जो सबसे करीब तरीन होंगे। अब तीनों आप जो है ना संभल के रहना। सही। अच्छा, ये तो हमारा रैपिड फायर राउंड था और मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा आपने इसको खेल लिया इस राउंड को। वरना एकदम आप लोग परेशान हुई थी कि अब्बू के साथ जब रैपिड फायर राउंड होगा, क्यों हुई थी कि अब्बू शायद जवाब दे ना पाए, ऐसा था? No, he's very fast. हाँ, माइक आपके पास है ज़ैनब। He's very fast, but his answers are always very straightforward, not very exciting. ज़ैनब, आपसे ही अब मैं बहुत ज़्यादा ज़ैनब आपसे मैं आपके अब्बू के बारे में तो जानूंगी, लेकिन ये बात जो मैंने अभी जब बहनें बैठी तो यही बात हुई कि भाई रौब जो है ना अम्मी का है ना अब्बू का, ज़ैनब का है। ज़ैनब कैसे? बल्कि आप तीनों तो एक जितनी लगती हैं, लगता ही नहीं कोई छोटा बड़ा कोई इतना है। I guess I'm the eldest, so I just play that card. रानिया की तरफ आ जाए एक दफ़ा फिर से। रानिया, सबसे छोटी हैं, किस बात का फ़ायदा उठाती हैं? क्या छोटा होने का, या कहती हैं कि नहीं बस मैं हूँ ही छोटी तो मेरी तो बात मानी ही जाएगी? कहीं जाना हो तो कहीं जाना हो तो उनको बहुत चीज़ें मिली हैं जब मैं नहीं थी, तो मैं
ओह माय गॉड, ज़्यादा है ना, अब ज्यादा है कि भाई इनको मिली जब मैं नहीं थी, अब मैं हूँ तो मुझे मिलना चाहिए। वाह जबरदस्त बात की। रुहेल साहब आपकी तरफ एक बार फिर आती हूँ। लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगी, कोई भी रुहेल मोहम्मद बनना चाहता है तो रुहेल मोहम्मद कौन से ऐसे चैलेंजेस थे आपकी लाइफ में जिनको फेस करते हुए यहाँ तक पहुँचे, और अगर लोगों को इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़े तो किस तरह फेस करें? देखिए, चैलेंजेस तो एक मेरे हिसाब से एक माइंडसेट है। आप किस चीज़ को चैलेंज समझते हैं, किस चीज़ को अपॉर्चुनिटी समझते हैं। आई थिंक जो सिंपल सी एडवाइस मैं दे सकता हूँ कि आप बी परसिस्टेंट, मतलब जो आप सामने आते रहे, आपने जो अपना गोल सेट किया है वो करते रहें, पेशेंस के साथ करते रहें, और ज़्यादा फास्ट भागने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी गिरने का, अपने पेस पे चलते रहें, बी कंटेंट विद लाइफ, और खुद ब खुद ही आपकी सक्सेस आती रहेगी। बहुत अच्छी आपने बात की। इस प्रोग्राम का नाम है दी बॉस। बीइंग ए बॉस, आप कैसे बॉस हैं? बहुत सख्त, या जिस तरह मैं तो आपको देख रही हूँ बहुत आपकी पर्सनैलिटी, लगता है कि आपसे कोई गुस्से में भी आप कभी आते ही नहीं होंगे। नहीं, गुस्से में आते हैं कभी कभार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आई थिंक बैलेंस रखना पड़ता है, क्योंकि आप दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, उनकी एबिलिटी को ट्रस्ट करेंगे तो वही चीज़ मिलेगी। लेकिन जब आप फील करते हैं कि एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि कोई चीज़ हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिलीवर करनी है और वो नहीं हो रही है, तो फिर आपको थोड़ा सख्त भी होना पड़ता है। बहुत अच्छी आपने बात की रुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ मिलकर, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करूंगी, लेकिन किसी और प्रोग्राम में, और आप यकीनन मेरे स्टूडियो में भी ज़रूर तशरीफ लेकर आएंगे। और आपकी लाइफ के बारे में जान के ना सिर्फ मुझे बहुत अच्छा लगा, यकीनन हमारे नाजरीन जो हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा है उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि बॉस बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अपनी लाइफ को पीछे छोड़ जाएं। यहाँ पे हमने देखा कि रुहेल साहब ने अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस रखा हुआ है, ना सिर्फ फैमिली लाइफ बल्कि अपनी जो बॉसी लाइफ है उसमें उन्होंने ये कहा कि रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। और यहाँ पे कहूँगी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और पर्सनैलिटी के साथ फिर हाजिर होंगी। इस वक्त तक के लिए महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।